अफनान अहद अंसारी। अहद आप न्यू हो? यस सर। ओके, आपकी ये फर्स्ट क्लास है? आप मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो? कहाँ से हो यस सर। अफनान? अहद? बिहार से। ओके, अलविया आप? अलविया यस सर। आप भी न्यू हो? वालेकुम सलाम। यस सर, न्यू। ओके, कहाँ से आप हैं? बिहार से। ओके, नाउ सागिर आलम। वालेकुम सलाम। सागिर आलम आप भी फर्स्ट क्लास है बेटा? जी सर। ओके, आप कहाँ से हैं? बिहार से। ओके ओके ओके। सो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है फिजिक्स का लाइट। ठीक है, ओके। सो लाइट पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है? यस सर। ओके, देखो देखो, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सो लाइट के टोटल 5 टॉपिक हैं जो 5 पार्ट्स में आपका लाइट डिवाइड होता है। ठीक है, देखो उसमें पहला पार्ट तो आपका इंट्रोडक्शन है। मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कि लाइट होती क्या है, लाइट के कितने टाइप हैं, लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, इस टाइप का। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट आपका आता है मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक, स्फेरिकल मिरर में आपके पास दो होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आपने उत्तल और अवतल का नाम सुना होगा। फिर तीसरा, थर्ड जो है आपका मिरर के बाद जो थर्ड है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कह लें या कह लें यूज, एप्लीकेशन और यूज। ठीक है, कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कब होता है, कॉनकेव मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन या यूज कर लें। थर्ड पॉइंट ये होता है। फोर्थ पॉइंट आप पढ़ते हो रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस पे भी डिस्कशन होता है। देन 5 पॉइंट, जो फिफ्थ पॉइंट आपका है लेंस। यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ से आप स्टार्ट करते हो इंट्रोडक्शन से, देन आप मिरर पढ़ते हो। मिरर में आपको दो मिरर पढ़ाए जाते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब जो आपका दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देन आप उसके एप्लीकेशन या यूज पढ़ते हो, कि कहाँ पे हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, कहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का कौन सा केस हम किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, लास्ट में आपका फोर्थ टॉपिक जो आपका है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि जब लाइट एक अपने मीडियम को चेंज करती है, जब लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है, मान लीजिए आपका एयर से लाइट आ रही थी और वाटर में चली गई। ठीक है, एयर से आ रही थी, वाटर में चली गई, तो ये अपने पाथ से, यानी जिस तरफ उसे जाना था, जिस तरफ उसे जाना था, मान लो इस तरफ उसे जाना था, तो ये अपने पाथ से बेंड हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, सो इसे बेसिकली रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशल टाइप का होता है, इस पे काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन है। ठीक है, देन हम लास्टली पढ़ते हैं लेंस। ठीक, आ रहा है समझ में? फाइनली हम लेंस पढ़ते हैं। ठीक, आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करने वाले, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, देन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स कॉनकेव, देन उसके एप्लीकेशन, देन रिफ्रैक्शन, देन लेंस। ठीक, आ गया समझ में? ठीक है, और एक और चीज आपको बताना था, अफनान अर्श आपके लिए है, आप लोग यहीं पे हो। सो ऑफलाइन जो टेस्ट होने वाला है इस बार, ऑफलाइन टेस्ट जो होने वाला है, ऑफलाइन टेस्ट इस बार सिर्फ और सिर्फ साइंस का होगा। ठीक है, ओके सर। साइंस में कंप्लीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, ऑफलाइन का नहीं हूँ सर। यस सर। हाँ, अफनान ऑफलाइन में नहीं है, लेकिन मुझे लगा, मैं भूल गया। सो अर्श है, अर्श के साथ साथ फिर अनस और हुजैफा। यस सर। आप तीनों लोग हो ना, तो आप तीनों में Yes, से sir. जो भी चाहे वो आ सकता है। ठीक है, ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन Yes, जो sir, टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट संडे को जो होने वाला है, वो भी साइंस का ही होता। ठीक है, सेम साइंस का ही होगा, लेकिन वो सेम टेस्ट नहीं होगा, वो दूसरा टेस्ट होगा। ठीक है, जो ऑफलाइन टेस्ट है वो सब्जेक्टिव है, ऑनलाइन टेस्ट जो आपका है एमसीक्यू है। ठीक, चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लाइट। ठीक है, लाइट है क्या आपकी? सो व्हाट इज लाइट? लाइट आपका है क्या, बताओ?
फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। Types of लाइट इज अ energy. फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आप लोग को अभी पता है कि ठंडी पास की है, अभी अभी जल्दी से कूल जो विंटर सीजन था वो पास किया है। तो विंटर सीजन जैसे ही पास किया है, तो विंटर सीजन में हम क्या करते थे, अगर सनराइज होता था, धूप निकल जाती थी, तो हम जाके बाहर बैठते थे, ठीक है। बाहर बैठने से क्या होता था कि लाइट से जो एनर्जी आती थी हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती थी, ठीक है, उसे सोख लेती थी। तो हम क्या कहते हैं कि लाइट को हम बेसिकली ट्रीट कैसे कहते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट क्या है, लाइट की हेल्प से हम क्या करते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, ठीक है, वर्ल्ड को देखते हैं। वर्ल्ड कैन बी सीन बाय लाइट, ठीक। लाइट की हेल्प से हम वर्ल्ड को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक। एक चीज तो ये हो गई, लाइट की हेल्प से हम वर्ल्ड को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और कैसे देखते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ या बाय द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो फिनोमिना है जिसकी वजह से हम दुनिया को देखते हैं, हम दुनिया को देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, जब भी कोई लाइट आपकी किसी एक सरफेस पर फॉल होती है, ऐसा सरफेस जो अदर साइड से क्या हो, कंप्लीटली पेंट हो या लाइट इसको पार ना कर सके, ठीक है, यानी लाइट इसके मीडियम के अंदर ना जा सके, ठीक है। सो वो क्या करती है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो लाइट रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो जिस मीडियम से आई थी लाइट, उसी मीडियम में अगर वापस चली गई, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस चली गई, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आपको पता होगा कि जो हमारी अर्थ सरफेस जो हमारी है, अर्थ सरफेस से मोस्ट ऑफ द लाइट जो एनर्जी के फॉर्म में रिसीव की जाती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो सन से जो एनर्जी निकलती है ना, सन से जो एनर्जी आती है लाइट के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं ना, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा बोलते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी का मैक्सिमम पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में। सो उसे स्टोर करने की कोशिश की जा रही है अभी, ठीक है। समाओ जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आपका सोलर सेल आते हैं, छोटे छोटे सोलर सेल आते हैं ना, वो जो आपके क्या बोलते हैं, सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं छतों के ऊपर। तो उस पे लाइट फॉल होती है, तो लाइट फॉल होने के बाद क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और बल्ब ग्लो करता है, ठीक, घरों की वायरिंग आ रहा है समझ में। सो वो जो आपका सोलर पैनल है वो क्या करना चाहता है, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश, और इस रिफ्लेक्शन वाले फिनोमिना को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वरना मोस्ट ऑफ द लाइट जो सन पर आती है, जो सन से आती है अर्थ पर, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है वापस से उसी मीडियम में, ठीक है। तो आपका रिफ्लेक्शन क्या है, समझ में आया, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना इन विच जो आपकी लाइट होती है वो किसी बॉडी पर फॉल होने के बाद वापस से उसी मीडियम में चली जाती है, तो इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और हम वर्ल्ड को देखते कैसे हैं, रिफ्लेक्शन से देखते कैसे हैं, जैसे सपोज दैट आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हम कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, यानी लाइट यहाँ से बल्ब है जो ग्लो कर रहा है, चारों हर तरफ ये ग्लो कर रहा है, हर तरफ अपनी लाइट फैला रहा है, ठीक है, हर तरफ इससे लाइट निकल रही है, और हमारी आई यहाँ पे है, ठीक है, और हम क्या करना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। सो ये जो सोर्स ऑफ लाइट यानी लाइट का जो स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट, वहां से लाइट आती है, ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है, ऑब्जेक्ट पर फॉल होने के बाद ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, किस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, आ रहा है समझ में, हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। और रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो रे हमारी आंखों पे पड़ती है, तो ये वाला पॉइंट हमें दिखाई दे जाता है, ए पॉइंट। तो इसी तरह से अगर आपको बी पॉइंट देखना है, तो एक ऐसी लाइट लेनी पड़ेगी जो निकले और बी से कोलाइड करे, कोलाइड करने के बाद आपकी आंखों पे आए। इसी तरह से आपको अगर मान लीजिए ये वाला पोर्शन देखना है, तो आपको एक ऐसी लाइट चाहिए होगी जो यहाँ पे आए, कोलाइड करे, कोलाइड करने के बाद आपकी आंखों पे आए। अच्छा, इसी वजह से सेम रीजन है कि आप सिर्फ एक पार्ट देख पाते हो, पीछे का पार्ट देख नहीं पाते हो जब आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है। आ रहा है समझ में, उसका रीजन क्या है, जो लाइट यहां से आती है और बैक डायरेक्शन में यहाँ पे जाएगी पीछे, वो उसी तरफ रिफ्लेक्ट होकर उसी तरफ चली जाती है, आपकी आंखों पे रिसीव नहीं होती। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है वो हेल्प करता है हमें वर्ल्ड को देखने में, ठीक है, आया समझ में। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा, देखो लाइट क्या है,
लाइट है क्या, एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी फॉर्म, ठीक है। और लाइट एनर्जी का फॉर्म है, और ये क्या करता है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को देखने में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। कौन से प्रोसेस से, रिफ्लेक्शन प्रोसेस से। रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन से हम वर्ल्ड को देखते हैं। अच्छा, अब अगर रिफ्लेक्शन फिनोमिना है तो इसके कुछ ना कुछ रूल है, इसके कुछ ना कुछ रूल है। तो टोटल 2 रूल्स हैं, आपको पता होगा कि भाई देखो, जब भी रिफ्लेक्शन होगा, मान लो एक सरफेस है, ये मान लो एक सरफेस है और लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है किसी एक पॉइंट पर और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जा रही है, ठीक है। तो जो लाइट इंसिडेंट होती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट बाद में रिफ्लेक्ट होती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और उसके साथ ही जिस पॉइंट पर लाइट फॉल होती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी जहां पे लाइट इंसिडेंट की है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये जो आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल बनाते हो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। परपेंडिकुलर जो बनाते हैं ना, ये परपेंडिकुलर ये बनाया जाता है 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर जो आप बनाते हो इसे बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, रिफ्लेक्शन का रूल बेसिकली ये देखो, इस फिगर में ये यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसके रूल ये है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होंगे, ये सेम प्लेन में, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में होंगे। कहां पे होंगे, आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन, ठीक है, आर इन सेम प्लेन, ठीक है। ये पहला रूल है। एंड सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट की जो वैल्यू होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई कह लेते हैं, आई की वैल्यू आर के बराबर होगी। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है क्या, ये जो आपका नॉर्मल है ना, नॉर्मल जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे के साथ उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और ये जो आपका नॉर्मल एंगल बनाता है रिफ्लेक्टेड रे के साथ उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आई की वैल्यू आर के बराबर होगी ऑलवेज, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये बेसिकली रूल है, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। इसके बाद देखो, ये तो हम जनरली इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन से जो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया कि लाइट क्या है भाई, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम बार बार हम उसको रिपीट कर रहे हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना है जिससे हम वर्ल्ड को देखते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं। और कैसे देखते हैं, रिफ्लेक्शन फिनोमिना के कुछ रूल्स है। रूल क्या है, पहला रूल है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे बराबर होंगे, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बराबर, ये सेम प्लेन में होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, ठीक है। क्लियर है इतना? यस सर। चलो अब देखो, अगर इतना क्लियर है तो इसके बाद हम इसके नेचर पे आ जाते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। एक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में ही नेचर ऑफ लाइट होता है, छोटा सा पोर्शन होता है, उससे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखो, नेचर ऑफ लाइट। और हमने शायद इसे डिस्कस किया है अभी हाल ही में। यस सर। हाल ही में पढ़ा था यस सर, यस सर, यस सर, अभी बस कुछ टाइम पहले पढ़ा था। चलो ठीक है। पार्टिकल ऑफ वेव। हाँ, दो तरह के नेचर पाए जाते हैं। कौन कौन से नेचर माने जाते हैं, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, और वेव नेचर, ठीक है। सो पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है कि लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, बल्कि ज्यादा बेटर वर्ड होगा अगर हम कहें छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से। एनर्जी के पैकेट भी बोल सकते हैं, उन्हीं पैकेट को पार्टिकल भी बोलते हैं। हर एक पैकेट की अपनी एक एनर्जी होती है, हर एक पैकेट की अपनी एक एनर्जी। देखो इस तरह से लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है और लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। आ रहा है समझ में, ये माना जाता है जब आप पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हो, ठीक है। और उस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल में एक पार्टिकल को बोलते क्या है, क्वांटा। क्या बोलते हैं, क्वांटा, ठीक, क्वांटा।
ठीक। सो इस नेम का याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि एक नेचर ये माना जाता है कि लाइट पार्टिकल नेचर से मिलकर बनी है। लाइट का नेचर पार्टिकल होता है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। और पार्टिकल नेचर, कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो एक्सप्लेन किए जाते हैं पार्टिकल नेचर से, जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, वेव नेचर। वेव नेचर का मतलब ऐसा माना जाता है लाइट एक वेव की तरह है, लाइट एक वेव की तरह है और इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करते हुए मूव करती है। वेव जैसे आपकी वेव मूव करती है वैसे मूव करती है, ठीक। सो अगर ये वेव नेचर हम मानते हैं तो वेव नेचर का मतलब हम ये कह रहे हैं कि लाइट की अपनी एक वेवलेंथ है, जो कि वेव की होती है हमेशा, अपनी एक वेवलेंथ है। लाइट की वेवलेंथ होती है ना, जो वेव होते हैं वेव की वेवलेंथ होती है, और इसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, लाइट की अपनी एक वेवलेंथ है और वेवलेंथ के साथ साथ इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा, इससे कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं? एग्जाम्पल, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना इससे एक्सप्लेन होता है वेव नेचर से, ठीक है। बताता हूं इसका सब कुछ का मतलब बताता हूं, ठीक है। मैं ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो देखो, जब ये लाइट का कॉन्सेप्ट आया स्टार्टिंग में, तब ऐसा माना जाता था कि लाइट जो है सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, रे के फॉर्म में, इस तरह से रे के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लेकिन लाइट के कुछ फिनोमिना ऐसे देखे गए हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक, जो लाइट के इस वेव थ्योरी को मानते नहीं। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं, और कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं। आ रहा है समझ में? सो ट्रू नेचर ऑफ लाइट, बेसिकली ट्रू नेचर ऑफ लाइट किसी को नहीं मालूम। आ रहा है समझ में? ट्रू नेचर ऑफ लाइट क्या है, मतलब असल में लाइट का नेचर कैसा है। तो कुछ फिनोमिना ऐसे हैं, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो आप पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मान लो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाते हैं। जैसे उसका एग्जांपल, उस फिनोमिना का एग्जांपल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको ना, सोलर कुकर का। तो सोलर कुकर का इफेक्ट बेसिकली सोलर पैनल का, तो सोलर पैनल का एग्जांपल बताया था। तो सोलर पैनल में होता क्या है, सोलर पैनल में देखो इस तरह से पैनल लगे हुए होते हैं, ठीक है, और लाइट आपकी इंसिडेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना उस प्लेट से निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन उस प्लेट से निकल के मूव करने लगते हैं। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी। आ रहा है समझ में? तो इस फिनोमिना को, कि जब लाइट मेटल सरफेस पे फॉल हो रही है और इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू मेटल सरफेस। समझ में आ रहा है? एक ऑब्जर्वेशन है कि जब भी मेटल सरफेस पे, जब भी कोई एक मेटल सरफेस लेंगे, उस पे लाइट फॉल करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और करंट मूव करते हैं, जैसे आपका सोलर पैनल में होता है। तो इसी फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किया जाता है। और ये जो आपका दूसरा मैंने एग्जांपल बताया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली एक्सप्लेन किया जाता है बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, अब ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट छोटी छोटी रिंग बन जाती है। देखो, जब तुम टॉर्च जलाते हो ना, टॉर्च, तो छोटी छोटी रिंग बनती है, सर्कुलर रिंग। जब वॉल पे हम टॉर्च जलाते हैं तो इस तरह से सर्कुलर रिंग बनती है, ठीक है, जिसमें एक पोर्शन तो कंप्लीटली व्हाइट होता है, जैसे ये वाला पोर्शन व्हाइट हो गया, ठीक। व्हाइट होने के बाद दूसरे पोर्शन की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, यहाँ डार्क होता है, यहाँ डार्क होगा, फिर उसके बाद व्हाइट होगा, अगेन व्हाइट होगा। सो इस तरह से सर्कल में कंसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल बनता है। जब भी आप देखे होगे टार्च को, जब जलाते हो, कोई भी टार्च जलाते हो वॉल पे, तो इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल का एक शेप, कहीं इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं इंटेंसिटी कम, कहीं पे व्हाइट वाला पोर्शन ज्यादा होता है, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, ऐसे होता है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है ना, वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना वेव नेचर से बेटर एक्सप्लेन किया जाता था, ठीक है।
तो ये चीज याद रखना, बस ये थ्योरी का पार्ट था जो मैंने कहा था ना कि इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में इतना ही है, आपको ये याद रखना है कि नेचर ऑफ लाइट दो तरह का होता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किस चीज को एक्सप्लेन करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि जब हम लाइट को मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉन का इमिशन करता है, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी तरह से वेव नेचर ऑफ लाइट में हम क्या मानते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक एग्जांपल है। डिफ्रैक्शन की लाइट का वेव नेचर, लाइट का कैसा नेचर है? वेव नेचर, ठीक ठीक है, आया समझ में? तो इससे इस नेचर से कौन सी हम फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस। इतना याद हुआ? ये बताओ, इतना याद हुआ? सर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोबारा बता दीजिए। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंसेंट्रिक रुको बता रहा हूं, कंसेंट्रिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हुजैफा काफी लेट कर दिया आने में। 1 सेकेंड मैं शो करता हूं, ठीक है। यस सर। ओके, देखो विजिबल है? नो सर। वेट, अब विजिबल है? यस सर। यस सर। सो ये दिख रहा है, देखो पहले एक बार इंटेंसिटी ज्यादा है, फिर इंटेंसिटी की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है, फिर ज्यादा है, फिर कम है। देखो कंसेंट्रिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है ये? यस सर। यस सर। तो ये होता है जब तुम टॉर्च को जलाते हो, ठीक है। ये रिंग का फॉर्मेशन, ये तो बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है, इतना हमारी टॉर्च में पता नहीं चलता। ये जनरली देखो लेजर वगैरह का इस्तेमाल करके कितना अच्छा व्यू बना है। तो देखो एक बार रिंग बन रही है, रिंग के बीच में एक ब्लैक कलर की लाइन है, फिर रिंग है व्हाइट, एक मतलब व्हाइट नहीं है लेकिन कलर्ड है, आर उसकी इंटेंसिटी का डिफरेंस है, ठीक है। यस तो सर। कंसेंट्रिक रिंग का फॉर्मेशन, इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किया जाता है। जब आप मानोगे कि लाइट का वेव नेचर है तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। आया समझ में? यस सर। ओके, सो हम वापस से आ जाते हैं अपने पोर्शन पे, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट जो था वो कवर कर लिया, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में आपका क्या था? इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा भाई नेचर ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट का नेचर होता कैसा है, नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट के बाद हमने पढ़ा कि लाइट एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी के फॉर्म होने के साथ साथ लाइट की हेल्प से हम वर्ल्ड को देखते हैं। और वर्ल्ड को कैसे देखते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फिनोमिना जो होता है उससे हम वर्ल्ड को देखते हैं। फिर हमने रिफ्लेक्शन के 2 रूल पढ़े, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। और सेम प्लेन के साथ साथ फिर हमने कहा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई की वैल्यू आर के बराबर होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ठीक है। ये हमने 2 टॉपिक कवर किए। अच्छा अब एक और चीज देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब बराबर होते हैं, आया समझ में? चलो देखो, सो रिफ्लेक्शन की बात हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। अब देखो रिफ्लेक्शन हमें करना कैसे है? रिफ्लेक्शन कराने के लिए जिस चीज की हेल्प ली जाती है वो है मिरर। वो क्या है? मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लिए हम किस चीज की हेल्प लेते हैं? मिरर की। और मिरर में होते कितने हैं? 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला प्लेन मिरर, ठीक है, और दूसरा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो देखो प्लेन मिरर की बात पे आ जाते हैं। सो पहले प्लेन मिरर कवर करते हैं, देन स्फेरिकल मिरर पे आते हैं, ठीक है। हम सेकंड पोर्शन पे आ चुके हैं। प्लेन मिरर देखो, प्लेन मिरर आप सब ने इसको फेस किया होगा, ठीक है, सबके घरों में होता है। देखो सो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर तुम प्लेन मिरर के सामने यू डिस्टेंस पर खड़े होते हो, ठीक है, सो प्लेन मिरर के अंदर आपकी इमेज बनती है और यू डिस्टेंस पर ही बनती है। प्लेन मिरर के अंदर यू डिस्टेंस पर इमेज बनती है।
और क्या होता है, इरेक्ट इमेज बनती है। एक इसकी प्रॉपर्टी देखो, इमेज की प्रॉपर्टी कैसी है, इरेक्ट बनती है, सीधी सीधी, ठीक, इरेक्ट बनती है, इरेक्ट होने के साथ साथ सेम डिस्टेंस पे बनती है, सेम डिस्टेंस के साथ साथ इनसाइड होती है, इनसाइड मिरर, इनसाइड मिरर, ये तीन चीजें। अच्छा, जब भी आपकी इमेज इनसाइड होती है, जब भी आपकी इमेज इनसाइड मिरर बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दो तरह की इमेज बनती है। देखो, दो तरह की इमेज होती है। अगर इमेज आपकी मिरर के अंदर बन रही है तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और अगर सच में जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो होती है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना जो होता है ना, उसके बाद लाइट अगर सच में मिलती है, तो उस रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट सच में मिलती है, तब जो इमेज बनती है उसे कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। देखो, दो तरह की इमेज बनती है, एक जो मिरर के अंदर बनती है, जो मिरर के अंदर इमेज बनती है उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। और एक जो मिरर के बाहर बनती है, जो मिरर के बाहर इमेज बनती है उसे हम बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज और मिरर के बाहर रियल इमेज। तो ये तो था प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, देखो, जहां पे भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखोगे, उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। आया समझ में? ये प्लेन मिरर का है। और अगर आप एक प्लेन मिरर लेते हो तो एक प्लेन मिरर में सिंगल इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर आपने दो प्लेन मिरर लिया, सेम साइज का दो प्लेन मिरर ले लिया, ठीक, इस तरह से दो प्लेन मिरर लिया, सेम साइज का लिया, और बिल्कुल सेम लेवल है, बिल्कुल सेम लेवल, ठीक, बिल्कुल इस तरह से लेवल दोनों का सेम है, ठीक, सेम मिरर है, दो लेवल सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, ठीक, यू डिस्टेंस भी रखा। अब बताओ कितनी इमेज बनेगी? इनफाइनाइट। नो, इनफाइनाइट नहीं बनेगी। टू यू सर। आपका होगा ओनली सिर्फ 3 इमेज बनेगी। देखो, 2 इमेज बनेगी, देखो 2, एक इसकी वजह से यहां पे, और एक इस पॉइंट की वजह से यहां पे, ठीक है। सो सिर्फ 2 इमेज बनेगी जब तक दोनों प्लेन मिरर के बीच में कोई भी एंगल ऑफ रोटेशन नहीं होगा। देखो, अभी ये दोनों प्लेन मिरर बिल्कुल पैरेलल। हाँ, पूछो, आहत पूछना चाह रहे हो कुछ? नो सर। देखो, जब तक दोनों प्लेन मिरर आपके बिल्कुल पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल हैं, तो इनके बीच में एकदम पैरेलल और सेम लेवल पे रखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ इमेज 2 होगी। अगर आपने स्लाइटली एंगल किया, थोड़ा सा भी अगर आपने एंगल कर दिया, मान लीजिए मैंने आपको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा एंगल इस तरह से कर दिया मिरर का, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज तुरंत इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है, इनफाइनाइट। आ रहा है समझ में? तो एक माइन्यूट सा भी एंगल आएगा ना तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और ऐसा केस आपको कहां देखने को मिलता है? बार्बर की शॉप पे, बार्बर की शॉप पे, ठीक है, बार्बर शॉप पे, नाई की दुकान पे, ठीक है। नाई की दुकान पे जो मिरर लगे हुए होते हैं ना, थोड़े से एंगल पे होते हैं, तो इस वजह से इनफाइनाइट, वो पीछे का पोर्शन देखने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। गए हो या नहीं तुम लोग? हर महीने जाता हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, खैर इतना समझ में आया। अच्छा, अब एक चीज हमें ये समझ में आ रही है कि अगर सिंगल प्लेन मिरर होता तो एक इमेज बनती, ठीक है। दो अगर प्लेन मिरर हमने ले लिया, जैसे प्लेन मिरर फर्स्ट, प्लेन मिरर सेकंड, तो इमेज या तो 2 बन रही है, 2 के बाद अगर हमने स्लाइटली थोड़ा सा भी एंगल कर दिया तो इनफाइनाइट बन गई। यानी इमेज 1 से लेकर इनफाइनाइट बन सकती है दो प्लेन मिरर के बीच में। दो प्लेन मिरर के बीच में मैक्सिमम इमेज कितनी बन सकती, मिनिमम इमेज कितनी बन सकती है? 2, और मैक्सिमम इमेज कितनी बन सकती है? इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? सो इन बिटवीन कितनी बनेगी? इन बिटवीन कैसे निकालेंगे? तो देखो, एक इसका जनरल फॉर्मूला है कि मान लो तुम्हारे पास दो प्लेन मिरर दे दिए जाए, ठीक है, एक प्लेन मिरर ऐसा है और एक प्लेन मिरर ऐसा है, ठीक है, और आपको दोनों प्लेन मिरर के बीच में कहीं रखा गया है, और दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होती है ना, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती है, नंबर ऑफ इमेजेस, वो 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 होती है। 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, इतनी इमेज फॉर्म होगी। जैसे मैंने आपसे कह दिया, मान लो कि दो प्लेन है परपेंडिकुलर है, इस तरह से, यानी 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे है, बीच में आपने कहीं कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसमें नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? नंबर ऑफ इमेज यहाँ आ जाएगी 360 डिवाइड बाई 90,
-1 दोनों इमेज के बीच का एंगल रख देंगे थीटा। यहाँ से कट करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 - 1 आंसर आ जाएगा आपका 3। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने एंगल जो है 60 डिग्री ले लिया, अगर एंगल कितना ले लिया 60 डिग्री इस तरह से ले लिया, तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? सो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 60 - 1। सो आप इसे कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरह से आप इस जनरल फॉर्मूले का यूज करके कितनी भी नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड कर सकते हो, ठीक। और प्लेन मिरर में बस इतना ही है, प्लेन मिरर में इससे ज्यादा नहीं। तो प्लेन मिरर में क्या क्या था? प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़े होते हो तो इसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? मिरर के अंदर। कहाँ बनती है? मिरर के अंदर, मिरर के अंदर, ठीक। और सेम डिस्टेंस पे बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। देखो, अगर आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है तो यहाँ भी डिस्टेंस कितनी होगी? 10 ही होगी, ठीक है। तो 10 पे है तो 10 डिस्टेंस पे ही बनेगा। सेम साइज की बनती है, सेम साइज की बनती है, ठीक। आ रहा है समझ में? और इनसाइड बनी। और एक से ज्यादा अगर प्लेन मिरर आपने ले लिया तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में एंगल कितना, दोनों के बीच में एंगल। जैसे जैसे आप एंगल कम करते चले जाओगे नंबर ऑफ इमेज बढ़ती चली जा रही है। देखो, पहले मैंने एंगल 90 किया, नंबर ऑफ इमेज 3। मैंने इमेज 60 कर दिया, नंबर ऑफ इमेजेस 5। क्या होगा अगर मैं और छोटा कर दूं? तो नंबर इमेज अब और बढ़ जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस is inversely proportional to angle between two mirror, is inversely proportional to angle between two mirror। कहने का मतलब आप थीटा की वैल्यू को कम करते चले जाओ, नंबर ऑफ इमेज बढ़ जाएगी, और थीटा की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओ, नंबर ऑफ इमेज घट जाएगी, ठीक है। आया समझ में यहां तक? बोलो, क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, अब हम मूव कर जाते हैं स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है। तो देखो, स्फेरिकल मिरर का पोर्शन देखो, स्फेरिकल मिरर। सो अगर तुम्हारे पास स्फेरिकल मिरर हो, मान लो स्फेरिकल मिरर बनता कैसे? देखो, प्लेन मिरर तो हमने पढ़ लिया, अब हम स्फेरिकल मिरर पे आते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर बनता देखो कैसे। स्फेरिकल मिरर के लिए एक हॉलो ट्रांसपेरेंट मीडियम लाया जाता है, ठीक है। हॉलो होना चाहिए, और हॉलो ट्रांसपेरेंट मीडियम लाने के बाद इसे प्लेन से कट करते हैं, इसे प्लेन से कट करते हैं। और अगर तुमने प्लेन से कट किया तो ये जो पोर्शन मिलता है, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं मिरर। एक मिरर आपका इस तरह से आएगा और एक मिरर आपका इस तरह से आएगा, ठीक। आ रहा है समझ में? अच्छा, अगर आपने इनसाइड पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पे होगी? यानी जहां पे रिफ्लेक्शन होगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन सरफेस, ठीक है। इनसाइड पेंट, अंदर की तरफ पेंट किया है आपने, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस RS, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, ठीक है। और अगर आपने बाहर की तरफ पेंट कर दिया, देखो ये बाहर की तरफ पेंट है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली हो जाती है, और आउटसाइड पेंट हो जाता है, आउटसाइड पेंट, आउटसाइड पेंट, ठीक है। सो इस तरह से आपको कितनी, ये कौन सा लेंस जब इनसाइड पेंट होता है तो कौन सा लेंस कौन सा मिरर बोलते हैं इसे? इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और इसे क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। आया समझ में? अच्छा, फिर देखो, जिस जिस भी मिरर का ये दोनों पोर्शन थे, जिस भी मिरर का ये पार्ट थे, उसका एक सेंटर था, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और जो मिरर का मिड पॉइंट होता है, जो मिरर आपने कट किया ना, उसका कोई ना कोई एक मिड पॉइंट होगा, तो जो मिरर का मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पोल, उसे हम क्या बोलते हैं? पोल। और पोल और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये कौन सी एक्सिस कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आया समझ में? सो ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा देखो, अगर जो आपने मिरर कट किया ना, इस पॉइंट को, पॉइंट ए को और पॉइंट बी को अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करो ना, डायरेक्टली ज्वाइन, यहां से लेकर यहां तक डायरेक्टली ज्वाइन करो, तो ये जो लेंथ आती है, इस लेंथ को हम बोलते हैं अपर्चर। इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। आ रहा है समझ में? ये अपर्चर होता है।
यानी डायमीटर ऑफ आप एक तरह से कह सकते हो डायमीटर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर या डायमीटर ऑफ कॉनकेव मिरर, तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो इसका। एजम्पशंस कैसे कंसीडर किए गए, क्या क्या एजम्पशन कंसीडर किए हैं। देखो, ऐसा माना जाता है कि जो आपका पोल है, पोल इज द सेंटर, पोल इज द सेंटर, तो हमेशा पोल को सेंटर माना जाता है और पोल से ही डिस्टेंसेस मेजर की जाती है। अगर पोल से तुम राइट साइड जा रहे हो तो राइट साइड मेजर करने के लिए सारी डिस्टेंस को पॉजिटिव लिखोगे और सारी डिस्टेंसेस पोल से ही मेजर की जाएगी। लेफ्ट साइड जाओगे तो ये डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी, ऊपर जाओगे तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी और अगर नीचे आओगे तो ये डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो बिल्कुल कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा पोल है, ठीक है, तो अगर मैं कह देता हूं कॉन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए तुम्हें आगे जाना पड़ेगा ना, इस तरह से। तो आगे जब जाना पड़ेगा तो आप एक तरह से राइट साइड जा रहे हो, तो राइट साइड जाओगे तो भाई जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कॉनकेव की बात किया जाए तो कॉनकेव में पोल यहाँ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए आपको इस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि सेंटर की तरफ जाते हैं, सेंटर की तरफ। ठीक है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक आपकी लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक है, या फिर ये कह दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कॉनकेव के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है, फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ को क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस पॉजिटिव होगा। तो फोकस भी क्या होगा यहाँ पे, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, फोकस कॉनकेव के लिए क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, आया समझ में? तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं बाद में स्फेरिकल मिरर से इमेज को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि भाई देखो, जो आपका मिरर जिसका पार्ट होगा, जिस भी स्फेरिकल जो आपके पास मिरर था जिससे आपने इसे कट करके निकाला है, उसका एक सेंटर रहा होगा, तो सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जो मिरर का मिड पॉइंट है उसे हम पोल बोलेंगे। पोल और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद जो डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी वो हमेशा पोल से मेजर की जाएंगी। तो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस मेजर करने के लिए आपको राइट साइड जाना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए राइट साइड जाना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंसेस पॉजिटिव ली जाती है। कॉनकेव के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए नेगेटिव लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। इवन फोकस को मेजर करने के लिए आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो इसलिए कॉनकेव के लिए दोनों चीजें नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, आया समझ में? तो साइन कन्वेंशन बिल्कुल वही है, पोल से आपको सारी चीजें मेजर करनी। और एक और चीज देखो, क्या जरूरी है, अच्छा ये बताओ ये दोनों लेंस कौन से हैं, ये मिरर कौन से हैं। ठीक है, सो एक ये और एक ये। सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ए एंड बी, बताओ पहला वाला क्या है, कॉनकेव। पहला वाला कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स। दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, क्योंकि भाई कॉनकेव की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, हमने कहा आउटसाइड पोर्शन पेंट होना चाहिए। तो इस मिरर का भी तो आउटसाइड पोर्शन पेंट है, देखो आउटसाइड पोर्शन पेंट है, देखो। तो ये कॉनकेव हुआ और इस इनसाइड पोर्शन पेंट होना चाहिए, तो इनसाइड यहाँ पे पेंट हुआ, तो इसे हम भी क्या बोलेंगे, इसे हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। देखो इनसाइड पोर्शन यहाँ पेंट है। ठीक है, लेकिन हम इसे यूज नहीं करते, इसे यूज नहीं करते। इसका रीजन मैंने बताया था लास्ट टर्म पे, क्यों अर्श? यस सर। तो क्या है रीजन? रीजन क्या है बताओ? सर याद नहीं सर। रीजन हमने ये बताया था, ऑब्जेक्ट नहीं बन पाई। हाँ बताओ क्या हुआ, बताओ क्या रीजन बताया था? बोलो। सर फिर से पूछिए, क्या पूछ रहे थे? मैंने आपसे ये पूछा है कि इन दोनों का यूज हम क्यों नहीं करते, बाकी दो का यूज हम क्यों नहीं करते। देखो आपने आपने लेंस के बारे में ये तो पढ़ रखा है कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस है। मैंने आपसे पूछा ये वाला कौन सा लेंस है, आपने बोला कॉनकेव, और ये वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स। लेकिन इसे आपने आज तक यूज नहीं किया डायग्राम बनाते समय, क्यों? सर नहीं लाइट मालूम, पास नहीं चलो। होगी। हाँ, लाइट पास नहीं होगी।
नहीं, लाइट पास नहीं होगी, वो सही है, लेकिन एक्चुअली में मेंशन ये किया जाता है ना हमेशा कि ऑलवेज आपको जो ऑब्जेक्ट लेना है वो लेफ्ट साइड में ही लेना है। तो लेफ्ट साइड में अगर हम ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ से तो वो सही है, रेहान ने जो बताया कि ऑलवेज अगर लेफ्ट साइड अगर यहाँ रखो तो यहाँ तो लाइट पास कर ले जाओगे, रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ अगर तुम रख दो तो लाइट पास हो जाएगी, रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो कहाँ से होगा, ये तो पहले ही पेंट है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होगा ही। आ रहा है समझ में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं, हमने तो पेंट की तरफ पढ़ दिया। तो ये एजम्पशन की वजह से ऐसा होता है, जो आपने एजम्पशन मान रखा है कि लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से ही रखेंगे या ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड से ही डालेंगे, इस वजह से ये लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते हुए भी इसका यूज हम नहीं करते, सिर्फ इन दोनों का यूज करते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बोलो। यस सर, यस सर। ओके चलो ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने लाइट के बारे में पढ़ा, मैं बार बार इसलिए कवर करता जा रहा हूं ताकि एक कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। हमने लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट एनर्जी, हमने पढ़ा कि लाइट से रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना जिसकी वजह से हम लोग वर्ल्ड को देखते हैं, उसका रूल हमने पढ़ा। फिर हमने कहा देखो रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, मिरर का यूज करते हैं। मिरर में कौन कौन से मिरर, एक प्लेन मिरर के बारे में बताया, प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के बाद हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में। सो स्फेरिकल मिरर में हमने दो टाइप के मिरर देखे, एक मैंने कहा कि कॉन्वेक्स, एक कहा कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स जो होता है उसमें क्या होता है, इनसाइड पेंट, और कॉनकेव में क्या होता है, आउटसाइड पेंट। और मैंने साइन कन्वेंशन की बात की कि साइन कन्वेंशन के लिए आपको पोल को देखना है, बस पोल से देख लो डिस्टेंस कहाँ मेजर कर रहे हो। अगर तुम्हें फोकस चाहिए तो कॉन्वेक्स के लिए फोकस यहाँ होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, और कॉनकेव चाहिए तो कॉनकेव का फोकस यहाँ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ। अच्छा, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपको रिलेशन पता ही है, फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2, ये मैग्नीट्यूड वाइज रिलेशन है, फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी होती है। पहले तो हमने पढ़ा इमेज की लोकेशन क्या है, फिर इमेज होती कैसी है, कि इमेज भाई इमेज सेम डिस्टेंस पे बनती है, सेम डिस्टेंस के साथ साथ मिरर के अंदर बनती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ लिया, और नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट की। इसी तरह से आप स्फेरिकल मिरर में आएंगे, स्फेरिकल मिरर में हम कैलकुलेट करेंगे कि इमेज कैसे बनती है, इमेज आपकी कैसे बनती है। ठीक है, आ रहा है समझ में, इसके सारे केसेस हम वेरी करके देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कि आपको ये पता चले कि इमेज कैसे बनाया जाता है, आपको इमेज फॉर्मेशन का रूल पता होना चाहिए, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो रूल क्या है, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, चलो यही चेक करते हैं। ठीक है, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन यहां तक मेंटेन है, बताओ क्या है, यहां तक आपने मेंटेन किया। लाइट का दो नेचर पढ़ा आपने, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। फिर रिफ्लेक्शन आपने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कैसे हम देखते हैं, और रिफ्लेक्शन कराने के लिए मिरर की हेल्प ली जाती है, प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर। देन हमें पढ़ना है अब रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। चलो देखो, सो रूल्स का मतलब क्या है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। देखो रूल नंबर फर्स्ट, अगर आपने एक मिरर लिया, लेट सपोज हमने कॉनकेव मिरर की बात की, ठीक है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में आपने लाइट पास की फ्रॉम इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से जो भी लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। सो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये लोग एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। आया समझ में? सो आफ्टर द रिफ्लेक्शन एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, आपका फोकस। ठीक है, इनफाइनाइट से आप कोई भी रे लाइए, इनफाइनाइट से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, और यही डेफिनेशन भी है फोकस की, यही डेफिनेशन भी है। व्हाट इज फोकस, आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में व्हाट इज फोकस, तो फोकस के बारे में आप कहोगे फोकस इज द पॉइंट वेयर लाइन फ्रॉम इनफाइनाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो इनफाइनाइट से आने वाली लाइन रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना होता है उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मीट करती हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। ठीक है, और ये जनरली होता क्या है, मान लीजिए आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां बनाया, तो जनरली फोकस की जो वैल्यू होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2 होती है। ठीक है, इसकी लेंथ। सो जैसे आपने पहले में बनाया वैसे ही आपके सेकंड में भी बनेगा। जैसे मान लो हम सेकंड मिरर बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन फिनोमिना कराते हैं। ठीक है, तो आपने इनफाइनाइट से मान लीजिए लाइट फॉल की,
ये हमने इनफाइनाइट से लाइट फॉल की। सो ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज, इस तरह से लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ठीक, लाइट को डाइवर्ज करने के बाद ये ऐसा लगता है कि ये दोनों लाइट आगे किसी एक फिक्स पॉइंट से आ रही हैं, ऐसा लगता है देखने में कि ये फिक्स पॉइंट से आ रही हैं, और वो फिक्स पॉइंट ही फोकस कहलाता है। वो फिक्स पॉइंट ही क्या कहलाता है, फोकस। ठीक है। अच्छा, फिर इसी वजह से देखो ये लाइट को कन्वर्ज करने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए कॉनकेव जो है ना, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। और जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग बोलते हैं। देखो लाइट को ये फैला रहा है, जो भी लाइट इसमें पड़ती है ना, ये लाइट को फैला देता है, जो भी लाइट पड़ती है इसको फैला देता है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, यानी लाइट को डाइवर्ज कर दे। ठीक है। सो कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग है और कॉनकेव आपका कन्वर्जिंग है। ये मिरर के केस में, जब हम लेंस के केस में आएंगे ना, तो लेंस के केस में आप देखेंगे कि लेंस के केस में उल्टा होता है। जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग हो जाता है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग हो जाता है। सो लेंस के केस में ये चीज उल्टा होती है, लेकिन अभी मिरर के केस में कॉनकेव मिरर क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज, और कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज। ठीक है। अच्छा, इसी वजह से इसके एप्लीकेशन भी है। आपको पता है कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं? यूज बताओ कोई लोग, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं? सर हेडलाइट में यूज करते हैं। हेडलाइट में यूज सर करते हैं, बार्बर शॉप पे। हेडलाइट में यूज करते हैं, बार्बर शॉप पे। चलो ठीक है। और सर सेविंग मिरर सोलर कह रहे पैनल थे, में सर सोलर यूज करते हैं। कुकर। सोलर कुकर में, राइट। सर सोलर पैनल पेशेंट में के भी करते हैं। ईयर आई को चेक करने में भी किया जाता है। हाँ वेरी गुड, सही है। It is used by dentist. हाँ डेंटिस्ट भी सही कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, यानी आप लोग को पता है। ठीक है, तो डेंटिस्ट को कैसे यूज करते हैं? डेंटिस्ट बेसिकली दांत, वो आपके उसके टीथ देखते हैं, टीथ। हम लोग के चेक कर रहे थे जेएनएमसी में, हम लोग जब गए थे। ठीक है, तो उनके पास एक छोटा सा चम्मच टाइप का कुछ एक वो होता है, बहुत छोटा सा होता है। वो उसे इस तरह से यहाँ दांत के पास, इसके टीथ के पास रख देते हैं, तो उसकी टीथ की इमेज आ जाती है मिरर के अंदर, थोड़ी बड़ी सी। ठीक है। सो आप लोगों ने कभी फील किया ये जो चेक करते हैं? हमें दांत में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। अच्छा, चलो सही है, अल्हम्दुलिल्लाह तो बोल दो। चलो ठीक है। सो देखो हेडलाइट के, अच्छा हेडलाइट में कैसे यूज किया जाता है, कोई मुझे बताएगा हेडलाइट में कैसे यूज होता है कॉनकेव मिरर? और मिरर होता कहाँ है हेडलाइट में? चलो मैं एक हेडलाइट का फोटो आपको दे देता हूं, उसमें बताओ। अभी तुम लोग को पता नहीं, लास्ट टाइम पे जो हम लोग क्लास में पढ़ा रहे थे इसे, तो एक बच्चे से मैंने बोला कि जाओ मेरे बाइक में आगे एक हेडलाइट पड़ी हुई है, उसे उठा लाओ। तो वो खराब हो चुकी थी। तो जो लड़का था वो नालायक जाके जो सही सलामत लाइट थी उसे तोड़ के ले आया और पुराने वाले को ऐसे ही छोड़ दिया। चलो सर तोड़ी किससे? वो ऐसे ही था, वो आगे होती है, वो टूट जाती है, खाते पीते घर का है। चलो, और वो हेडलाइट नहीं थी, बाइक के आगे जो हेडलाइट होती है, कार की सोचने लगे क्या तुम? नहीं सर। चलो ठीक है, हेडलाइट की पिक्चर आप लोग को दिख रही है? Yes. तो इसमें बताओ, ये जो आपको ग्लास सा दिख रहा है वो मतलब मिरर है? ये जो आपको ग्लास सा दिख रहा है या फिर कुछ और है? कुछ और है सर। कुछ और है? बताओ कौन सा है फिर? वही है शायद। वही है। सर इसके अभी अंदर तुम जो बोल रहे, है, इसके अंदर जो है, कहाँ पे है? लाइट के अंदर रहता है हल्का सा थोड़ा, लाइट के अंदर रहता है? यस सर। सर जिसपे बल्ब लगा हुआ है। हाँ, लाइट पैक जो रहता है। नहीं बल्ब नहीं सर, ये प्याले की तरह आकार का ये है नहीं पूरा, हाँ इसके हाँ हाँ, अंदर। तो जो बॉल हाँ बॉल वही वाला सर। जो शेप होता है लाइट, चलो ठीक है, हाँ चलो हाँ ठीक लाइट है, सर। पैक ठीक है, रहता है। ठीक है, कुछ लोग के आंसर सही है, चलो ठीक है।
लेकिन ये जो आप लोग कह रहे थे ऊपर वाला ऊपर नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इमेज दिखा दी एक बार। देखिए ये मिसकंसेप्शन होता है, थोड़ा सा इमेज बन नहीं पाती कि कॉन्वेक्स कैसे यूज किया जाता है, कॉनकेव कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो कॉनकेव तुम्हारा कन्वर्जिंग टाइप का होता है ना। देखो किस प्रिंसिपल पर ये वर्क कर रहा है। ये तो आपका अभी फर्स्ट रूल है, ये आपका फर्स्ट रूल है, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर कोई लाइट इनफाइनाइट से आएगी, अगर कोई भी लाइट इनफाइनाइट से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी, आइदर कॉन्वेक्स आइदर कॉनकेव, ठीक है। दोनों में एक रूल होगा, दोनों में एक ही होगा। अब रूल नंबर सेकंड पे जाते हैं, फिर उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। रूल नंबर सेकंड देखो क्या है कि अगर आपने कॉन्वेक्स लिया और कॉनकेव लिया, ठीक है, दोनों ले लिया, सो ये आपका कॉनकेव है, ये आपका कॉन्वेक्स है, और आपने एक ऐसी लाइट पास की जो फोकस से जा रही है, जो कहां से जा रही है, फोकस से। तो रूल नंबर सेकंड ये है कि फोकस से जाने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो फोकस से जाने वाली लाइट, जैसे देख लो यहाँ पे तुम्हारा फोकस, अब यहाँ पे फोकस अंदर होता है तो फोकस से कैसे जाएगी, देखो इस तरह से लाइट जाने की कोशिश करेगी, यहाँ हम फोकस से जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, लेकिन फोकस तक पहुंचेगी नहीं, उससे पहले ही मिरर मिल जाए, तो मिरर मिलने के बाद ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते वही हैं कि भाई जो ऐसी लाइट जो फोकस की तरफ जा रही है, फोकस से पास होके जा रही है, या कोशिश कर रही थी फोकस की तरफ जाने की, ठीक है, फोकस की तरफ जाने की, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कौन से फिनोमिना का यूज किया जाता है, इस ये वाला जो आपका है, ये वाला जो केस है, इस केस का यूज किया जाता है, ठीक है, हेडलाइट में, ठीक, हेडलाइट में, ठीक है। तो देखो मैं एक बार बना देता हूं, आपका कुछ ऐसे होता है, हेडलाइट होता है इस तरह से, ठीक है। सो हेडलाइट आपकी इस तरह से होती है, और आपका ऊपर यहां मिरर होता है, ऊपर एक मिरर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो देखो हमने जो पढ़ा है अभी, हमने जो ये पढ़ा है, यहाँ पे कहीं बल्ब होगा छोटा सा आपका, हमने जो भी पढ़ा है उसमें ये पढ़ा कि भाई जो आपका कॉनकेव होता है, कॉनकेव, तो कॉनकेव तो बेसिकली वन साइड से पेंट होता है ना, तो जो ऊपर लगाते हैं वो तो बिल्कुल भी पेंट नहीं होता, वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो कैसे मिरर हो गए, वो तो मिरर हुआ ही नहीं। आया समझ में? तो मिरर आपका इस अंदर वाले पोर्शन में होता है, बाउल में, इस तरह से, ठीक है। और मिरर के ऊपर लाइट लगी हुई होती है, मिरर के ऊपर ये लाइट लगी हुई होती है, ठीक है। और लाइट को इस तरह से सेट किया जाता है कि लाइट आपकी कहां पे रहे, लाइट आपकी फोकस पे रहे, लाइट आपकी कहां पे रहे, फोकस पे। तो मैं आपको इमेज बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपकी ये इस तरह से आपका ये ब्लू वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ब्लू वाला पोर्शन है जो मैंने आपको बता दिया इस केस में, ठीक है। सो ब्लू वाला पोर्शन है, और ये आपका रेड कलर का बल्ब है, ठीक है, ये आपका रेड कलर का बल्ब है जो मिरर से इस तरह से ज्वाइन है, ठीक। अब ये जो मिरर है उसकी पोजीशन ऐसी होती है जैसे ये फोकस पे है। अब फोकस पे है तो ये चारों तरफ लाइट निकालेगा, हर डायरेक्शन में लाइट को निकालता है, ठीक है, हर डायरेक्शन में लाइट को निकालता है, ठीक। मैं मिरर को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, इस तरह से कर देता हूँ, हर डायरेक्शन में लाइट को निकालता है। तो आपने रूल पढ़ लिया कि जो भी लाइट, देखो ये लाइट ऐसी होगी जैसे लग रहा होगा फोकस से आ रही, तो जो भी लाइट फोकस से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इस तरह से लाइट निकल जाती है। कुछ लाइट तो डायरेक्ट आती है, कुछ लाइट आपकी डायरेक्ट आती है, डायरेक्टली एज इट इज बाहर आ जाती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइट ऐसी है जो इस तरह से जाएगी और मिरर से कोलाइड करेगी, और कोलाइड करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से जाएगी कोलाइड करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से जाएगी कोलाइड करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से जाएगी लाइट से कोलाइड करेगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो मोस्ट ऑफ द लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके वापस से उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। और ग्लास आपका यहाँ लगा होता है, ग्लास आपका यहाँ लगा होता है जो लाइट को और मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है। लेकिन बहुत थोड़ी सी लाइट डाइवर्ज होती है दूसरी तरफ, और मोस्ट ऑफ द लाइट सीधे एज इट इज पास कर जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने बाइक जब ऑन किया होगा तो देखा होगा हेडलाइट के चारों तरफ, हेडलाइट के इस तरफ बहुत थोड़ी सी लाइट जाती है, बल्कि स्ट्रेट ज्यादा जाती है। क्यों, देखा या नहीं? यस सर, ठीक देखा है। तो इस तरह से होता है। तो आपका जो बल्ब होता है वो बल्ब कहाँ पे होता है, बल्ब पोजीशन याद रखना कि बल्ब की पोजीशन क्या है, बल्ब को फोकस पे रखते हैं, बल्ब को कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे, ठीक है, फोकस पे। ठीक है। तो इतना हुआ। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन का ये था सेकेंड रूल कि देखो सेकेंड रूल था कि भाई कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, एक पहला रूल ये था कि कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी। सेकंड रूल ये था कि अगर कोई लाइट फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब रूल नंबर थर्ड देखो क्या है, रूल नंबर थर्ड, रूल सर, नंबर थर्ड ये कहता है, हाँ सर जब वो ट्रांसपेरेंट है सर तो फिर कैसे हो रहा है सर? कौन सा ट्रांसपेरेंट है? सर जो हमारे हेडलाइट होती है वो ट्रांसपेरेंट है। नहीं, हेडलाइट का ऊपर वाला पोर्शन ट्रांसपेरेंट है, अंदर वाला नहीं है। आ रहा है समझ में? अभी जो मैंने तुम्हें तो सर अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है।
हाँ, अंदर से लाइट बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, अंदर से रिफ्लेक्शन होकर। देखो ये है ना आपका मिरर, चलो मैं एक बार फिर से बना देता हूं। देखो इस तरह से, ये तुम्हारा मान लो ये है, ये तुम्हारा बल्ब है कंप्लीटली। चलो यहां तक तो एक पार्ट है इस तरह से, ऐसे है। और जो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट व्हाइट वाला कलर का जो मैंने इमेज दिखाया था ना, कुछ पोर्शन ब्लैक था, तो ब्लैक वाला पोर्शन ये है, ठीक है। और जो व्हाइट वाला तो यहाँ बाहर होता है, और रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होता है, इस सरफेस से। फोकस देखो, बल्ब यहाँ पे सेट किया हुआ होता है, तो इससे लाइट जो इससे कोलाइड करके ऐसे स्ट्रेट आती है। इससे तो ट्रांसपेरेंट मीडियम आपका यहाँ है ना, तो यहाँ से जाके कोलाइड करके डायरेक्ट आती है। और कुछ लाइट ऐसी भी होती है जो एज इट इज निकल के आ जाती है। तो इस वजह से व्हीकल में कुछ पोर्शन आप इस तरह से साइड में भी लाइट जाते हुए देखते हो, मोस्ट ऑफ द लाइट आपकी स्ट्रेट निकल जाती है, ठीक है। यस सर, आ गया सर। चलो ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, इसके बाद का पोर्शन क्या है, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड, तो रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि भाई, रूल नंबर थर्ड ये है कि अगर कोई लाइट आपकी, अगर कोई भी लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, कहां से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो उसी डायरेक्शन में वो वापस हो जाएगी, एज इट इज उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो वापस हो। ये कॉन्वेक्स का केस है। कॉनकेव का केस देखो ऐसे होगा, फोकस और सेंटर। इस तरह से हम बनाएंगे डायग्राम, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा फील होगा कि ये सेंटर की तरफ जा रही थी, हालांकि अंदर तो जा नहीं सकती लाइट, ठीक है। ऐसा फील होगा कि हाँ ये सेंटर की तरफ जा रही थी और इसी डायरेक्शन में वो वापस हो जाएगी एज इट इज। तो ये रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, ठीक है। देन आपका एक रूल नंबर 4 आता है, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रूल नंबर 4 देख लो क्या है। रूल नंबर 4 जनरल रूल है कि अगर कोई लाइट आप इस तरह से पास करते हो जो पोल से, अगर कोई लाइट एक ऐसे पास करते हो जो पोल से एंगल बनाती, कितना एंगल बनाती है, थीटा, इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल। सो अगर कोई लाइट आपकी पोल से थीटा डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, पोल से थीटा डिग्री एंगल बनाती है, तो उतने ही एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये तो बिल्कुल फिनोमिना बिल्कुल वही है जैसे हमने रिफ्लेक्शन का रूल पढ़ा था। हालांकि चारों रूल्स आपके उसी फिनोमिना पे आते हैं। रिफ्लेक्शन का जो हमने रूल पढ़ा था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये प्लेन सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो मान लो, और तुम एक लाइट इंसिडेंट कर रहे हो नॉर्मली, एक लाइट इंसिडेंट कर रहे हो नॉर्मली, तो रिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में वापस लाइट मूव कर जाएगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में लाइट वापस मूव कर जाएगी। आ रहा है समझ में? क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जैसे इंसिडेंट रे तुम्हारी नॉर्मल पे आ गई ना, जैसे देखो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल होता था, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में एंगल होता था। तो अगर तुमने इस लाइट को बिल्कुल ऐसे ले आए, ऐसे ऐसे बिल्कुल नॉर्मल पे ही ले आए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, 0। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, 0। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है, सर आप एक बार और बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज को, एक बार ध्यान से सुनो। देखो ये देखो, मान लो मैं ये कह रहा था कि ये सारे जो रूल्स होते हैं ना, ये सारे रूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे रूल एक ही रूल का पार्ट है। जो भी हमने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 पढ़ा है, ये सब के सब एक ही रूल से आते हैं। और वो रूल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी आपका रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर होगा, मान लो ये हमने नॉर्मल बना दिया, मान लो हमने ये नॉर्मल बना दिया और ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लो यहाँ पे 10 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 10 ही होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज कर दे रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज करके 5 कर दे रहा हूं। इस बार मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट 5 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 5 होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसा कर रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट को बहुत ही कम 1 कर दे रहा हूं, 1, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 1 होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। अब लास्ट केस मैं क्या कर रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बिल्कुल 0 कर दे रहा हूं, मतलब नॉर्मल पे ही लाइट फॉल करा दे रहा हूं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, लाइट उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। यानी अगर आपने नॉर्मली लाइट को फॉल कराया, नॉर्मली लाइट को फॉल कराया परपेंडिकुलरली, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, लाइट को फॉल कराया तो लाइट उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। और ये सेम केस होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जाती है ना, वो मिरर पर 90 डिग्री बनाती है। मिरर पर कितना बनाती है, 90 डिग्री। आ रहा है समझ में? तो 90 डिग्री बनाती है, तो इंसिडेंट रे ही नॉर्मल है, और अगर इंसिडेंट रे ही नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 हो गया, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 हो गया तो लाइट उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो ये यही रूल है, सेम रूल है। आ रहा है समझ में? अच्छा आपने पढ़ा होगा
मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि सर्कल में अगर आप रेडियस ड्रॉ करते हो, रेडियस को ड्रॉ करते हो, तो रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर आता है। पढ़ा है या नहीं? अगर आपने एक सर्कल लिया और सर्कल में सपोज दैट रेडियस ड्रॉ किया, तो रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाता है। यस सर। पढ़ा है? कहीं भी रेडियस आप ड्रॉ कर दो 90 डिग्री बनाता है। Yes, अच्छा sir. एक बात बताओ, यहां से ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ सेंटर से आ रही है, तो ये रेडियस ही तो कहलाएगी, तो रेडियस कहलाएगी, तो ये भी 90 डिग्री। अच्छा इसी तरह से ये बताओ, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहां से लेकर यहां तक, क्या ये रेडियस है? बोलो, ये रेडियस है, ये जो मैंने बना, ये भी रेडियस है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अच्छा ये 90 डिग्री होगा तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा या नहीं? यस सर। अच्छा नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, तो रूल नंबर 4 जरा देखना, ये नॉर्मल है, और अगर एक लाइट आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बना रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। तो बताओ ये हमने कौन सी नई बात कह दी? ये वही रूल ही तो है, रिफ्लेक्शन का रूल। बोलो सर एंगल ऑफ हाँ। इंसिडेंस 90 डिग्री है, हाँ हाँ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो 90 डिग्री होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री। 1 सेकंड आप में बोले बताता हूं। 0। हेलो हेलो सर यस हाँ सर। हाँ आहत बताओ क्या कह रहे थे? बोल रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री है, हाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होना चाहिए, तो आप बिल्कुल 0 बोल रिफ्लेक्शन रहे हैं। 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो किससे निकाला जाता है? बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंट तो नॉर्मल से मेजर किया जाता है ना। मान लो मैंने ये सरफेस था, ये सरफेस था, ठीक? चलो मैं एक न्यू ही फिगर बना देता हूं कंप्लीट। मान लो तुम्हारा ये सरफेस है, क्लियर, ये सरफेस है, ठीक? तो एक नॉर्मल बनाओगे, यस सर। नॉर्मल डिसाइड करने के बाद अब लाइट आएगी ना, अब ये लाइट आएगी और एंगल बनाएगी, और एंगल किसके साथ बनाती है? नॉर्मल के साथ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है? अच्छा अब अगर मान लो तुमने मिरर बनाया, मिरर बनाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो अभी नॉर्मल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल है, आ रहा है समझ में? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक लाइट पास कर रही है एट एन एंगल आई, तो ये नॉर्मल से एंगल आई बनाई ना, तो रिफ्लेक्शन भी आपका रिफ्लेक्शन एंगल जो होगा आई और आर बराबर होगा। ये रूल नंबर 4 था। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन का रूल है, कोई नया रूल नहीं है, ठीक है? और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इन्हीं सारी रूल की हेल्प से, जो आपका रूल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनकी हेल्प से हम इमेज बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इमेज फॉर्मेशन थ्रो लेंस, ठीक है? इमेज फॉर्मेशन थ्रो मिरर, इमेज फॉर्मेशन थ्रो मिरर, यानी मिरर में हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा देखो कैसे करते हैं, मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, अभी के लिए हम कॉनकेव ले लेते हैं, ठीक है? कॉनकेव, तो अगर हम कॉनकेव मिरर ले लेना, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो इस तरह से। तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद देखो आपको कितनी लोकेशन मिलती है। एक आपको यहाँ फोकस मिलता है, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद एक डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा दूर हो सकती है, दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है? सो हम एक ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा, दूसरे ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं कि हमने इनफाइनाइट पे नहीं रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा, और तीसरे को मान सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, फोर्थ को मान सकते हैं कि आपने कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और फिफ्थ को मान सकते हैं कि आपने कहाँ रखा, फोकस पर ही रख दिया। देन 6 केस आपका मिलता है, 6 केस आपका बेस्ट केस है बेसिकली। तो 6 केस आपका मिलता है कि जब आप फोकस और पोल के बीच में रहो, फोकस और पोल के बीच। तो टोटल 6 केसेस हैं, तो 6 इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर के साथ, कॉनकेव मिरर के साथ। अगर आप कॉनकेव मिरर कंसीडर करते हो, तो कॉनकेव मिरर में इमेज बनाने के लिए टोटल 6 पॉसिबिलिटी है। एक, आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखो, दूसरा ऑब्जेक्ट को आप इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट रखो, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दो, फोर्थ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखो, फिफ्थ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे रखो, और 6 फोकस और पोल के बीच में रखो, ठीक है? तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी है। अब इसमें देखो
इमेज बनती कैसे है। मान लो हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी ले लेते हैं इनफाइनाइट। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपने ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे लिया, अगर आपने ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे लिया, तो एक बात बताओ, तुम्हें इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट यहां से दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट साइज का है, यानी बहुत ही बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। आ रहा है समझ में, उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तभी तो हमें दिख रहा है यहाँ से। अच्छा, और हमने ये मान के चले हैं, हम लोग पहले से ही बता रहे हैं आपसे कि जो भी इनफाइनाइट से लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इनफाइनाइट से आने वाली सारी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगी, ये फोकस से पास करेगी, ये आपका फोकस से पास करेगी। आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, तो इमेज भी कहां बनती है, इमेज आपकी कहां बन जाती है, फोकस पे। इमेज कहां बन जाती है, फोकस पे। ठीक है, सो इमेज के बारे में हम कहते क्या क्या है यहाँ पे, देखो इमेज के बारे में, इमेज के बारे में कहते हैं, देखो लाइन एक्चुअली में मीट कर रही है ना, बाहर मीट कर रही है, देखो रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही है, तो हम बोलेंगे जो इमेज होगी वो रियल होगी। वो कैसी होगी, रियल होगी। और रियल के साथ साथ पॉइंट साइज की होगी, डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज के साथ साथ डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, पॉइंट साइज भी बोल दो या डिमिनिश्ड बोल दो, हाईली डिमिनिश्ड दोनों एक ही बात होती है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। और इसके साथ साथ वर्चुअल पॉइंट साइज डिमिनिश्ड और एट फोकस होगी, एट फोकस। कुछ आज इश्यू हो रहा है इसके साथ, 1 सेकेंड, एट फोकस। ठीक है, एट फोकस। ठीक आ रहा है समझ में, इतना बनेगी। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, एक पॉइंट और है, और दैट इज मैग्निफिकेशन। सो पहले ये देख लो मैग्निफिकेशन होता क्या है। सो मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन बेसिकली बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा इनफाइनाइट है या नहीं, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज क्या, पॉइंट साइड नियरली जीरो के बराबर। तो जीरो अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू कितनी आती है, जीरो ही आती है, वैल्यू कितनी आती है, जीरो। तो हम ये कह सकते हैं मैग्निफिकेशन कितना होगा, जीरो। मैग्निफिकेशन कितना होगा, जीरो। जीरो। सो इनफाइनाइट वाले केस में मैग्निफिकेशन जीरो होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये चीज आ रहा है समझ में, इसमें कई लोग मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है तो मैग्निफिकेशन जीरो। मैग्निफिकेशन देखो होता क्या है, मैग्निफिकेशन बेसिकली जो हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन, वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आ रहा है समझ में। और हाइट आप मेजर कैसे करोगे, देखो एक्सिस से ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो ऊपर की डिस्टेंसेस पॉजिटिवली जाती है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज, अगर इमेज ऊपर बनी तो पॉजिटिव आएगी, और अगर इमेज नीचे बनी तो नेगेटिव आएगी। आ रहा है समझ में। और इनमें से जो आपका केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर सेकंड है, केस नंबर थर्ड है, केस नंबर फोर्थ है, केस नंबर 5, इन पांचों केसेस में आपकी ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड बनती है, नीचे बनती है, इन्वर्टेड बनती है और नीचे बनती है। सो अगर ये इन्वर्टेड बनती है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव। आ रहा है समझ में। तो ये आपका फर्स्ट केस था। ठीक है, आया समझ में फर्स्ट केस। यस सर। चलो अब हम सेकंड Yes, केस sir. पे जाते हैं। देखो इसके ढेर सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और ज्यादातर क्वेश्चन हम मिरर के ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मिरर अगर आपने सही से सॉल्व किया तो लेंस में तो फिर बचा ही नहीं है कुछ। ठीक है, हम ज्यादातर मिरर के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ये तो केस फर्स्ट था। केस नंबर सेकंड, कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, आपने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। ठीक है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे। अब देखो, अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, तो एक ऑब्जेक्ट से कितनी ही तरह की लाइट निकल सकती है, हर तरह से लाइट निकल सकती है। तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे हम इनफाइनाइट वाले केस में कहते थे कि लाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होनी चाहिए, यहाँ कोई बाउंडेशन, यहाँ फ्री है। ठीक है, सो आप एक लाइट ऐसी मान सकते हो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रोल नंबर फर्स्ट लगा दोगे, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा आप ये कह सकते हो, एक ऐसी लाइट कंसीडर कर सकते हो जो
फोकस से जा रही है, जो कैसे जा रही है, फोकस, या आप ऐसे कह दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और आफ्टर द रिफ्लेक्शन वापस उसी पॉइंट से मुड़ जाएगी, ठीक है। सो आप देखोगे ये दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी इमेज यहां बन जाएगी, ठीक है, ये इमेज बनेगी, ठीक है। और देखो कहां बना, ऑब्जेक्ट आपने रखा बियॉन्ड सी, यानी इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखा, और इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है फोकस एंड कर्वेचर के बीच में। हाँ, इमेज बन रही है सेंटर एंड फोकस के बीच में, सेंटर एंड फोकस के बीच में, ठीक है, इन बिटवीन सेंटर एंड फोकस, इन बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ इन बिटवीन सेंटर एंड फोकस के साथ साथ और क्या है, इन्वर्टेड है, और कैसी है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के साथ साथ और क्या है, डिमिनिश्ड है, देखो साफ साफ देखो पता चल रहा है, छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड है। अच्छा, डिमिनिश्ड है तो आपकी इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, देखो मैग्निफिकेशन की दो चीजें होती हैं, एक होता है साइन, एक होता है आपका साइन, आज इसके साथ कुछ इश्यू हुआ है, व्हाट हैपेंड। देखो मैग्निफिकेशन की दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है साइन, ठीक, और साइन के साथ साथ मैग्नीट्यूड, दो चीजें होती है मैग्निफिकेशन में, ठीक। तो साइन बेसिकली क्या बताता है, साइन बताता है नेचर, नेचर ऑफ इमेज, साइन आपका बताएगा नेचर, ठीक है, नेचर, नेचर ऑफ इमेज, कि आपका वर्चुअल है या रियल है, वर्चुअल है या रियल है। अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, ठीक, तो आपकी इमेज वर्चुअल होगी, और अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो आपकी इमेज रियल होगी, ठीक है। तो ये नेचर बताता है साइन। और मैग्नीट्यूड क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है इमेज और ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड बताता है इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होगी तो इमेज की साइज छोटी होगी, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो इमेज की हाइट बड़ी होगी। आया समझ में? तो अब बताओ, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू +2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक मतलब, साइन से देखो, साइन पॉजिटिव तो हम कहेंगे इमेज जो होगी वो रियल होगी, इमेज जो होगी वो रियल होगी, ठीक है, रियल वर्चुअल ना सर, नहीं रियल, हाँ वर्चुअल, वर्चुअल सॉरी, इमेज जो होगी आपकी वर्चुअल होगी, इमेज जो होगी आपकी वर्चुअल होगी। और वर्चुअल के साथ साथ मैग्नीट्यूड इसका 2 है, तो 2 मैग्नीट्यूड का मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 2 है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है। सो हाइट ऑफ इमेज कैसे आएगी, हाइट ऑफ इमेज आपकी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, ज्यादा है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, ज्यादा, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैं चीजें कह रहा हूं, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक, आया समझ में। इसी तरह से जब आप मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में जब आप इमेज फॉर्मेशन करते जा रहे हैं, तो जो मैंने 5 केसेस आपको बताए, फोकस, सेंटर और ये इनफाइनाइट, फोकस, सेंटर और ये इनफाइनाइट। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका इनफाइनाइट पे होगा तो एक्सट्रीमली लार्ज साइज का होगा। दूसरा केस है कि आपका कहाँ हो सकता है, दूसरा केस, चलो मैं इसे रिमूव करता हूँ 1 मिनट के लिए, और मैं इसे अच्छे से डायग्राम से बना देता हूँ। दूसरा केस देखो ये है, पहला ये हो गया, दूसरा केस आपका है कि भाई ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो, ऑब्जेक्ट आपका सी और इनफाइनाइट के बीच में हो। और तीसरा केस कहाँ है, तीसरा केस आपका ये है कि ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। फोर्थ केस इन दोनों के बीच में हो, फोर्थ केस इन दोनों के बीच में हो। और फिफ्थ केस फोकस, फिफ्थ केस कहाँ है, फोकस। ये टोटल 5 केसेस हैं जो आपके, छठा केस भी है लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपकी इमेज इनफाइनाइट पे होगी तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज फोकस पे बनेगी। और अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा, बियॉन्ड सी, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। या आप रे डायग्राम बना लेना, रे डायग्राम आपको बनाना होगा, ठीक है। और छठा केस, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे चला गया तो आपकी इमेज इनफाइनाइट पे हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। पांचवा केस बना सर।
हाँ ये 5 केस हुए, टोटल 5 केस, सॉरी 5 केस हुए, ठीक है। तो ये टोटल 5 केस हुए। तो देखो एक तरह से मैंने ऑब्जेक्ट की इंक्रीजिंग साइज में रिप्रेजेंट किया है, देखो इंक्रीजिंग साइज, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो साइज सेम हो जाती है। अगर ऑब्जेक्ट को तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लाते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक इमेज की जो साइज होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक इमेज की साइज छोटी होती है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाकर इमेज की साइज सेम हो जाती है। तो इमेज की साइज सेम हो जाने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 हो जाना। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, तो दोनों का रेशियो 1 आएगा, ठीक है। और इसके बाद जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जाता है तो उसके बाद मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। आया समझ में? तो अगर हम मैग्निफिकेशन का एक ग्राफ बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं। देखो मैग्निफिकेशन का ग्राफ बनाना चाहें तो ऐसे, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है। मिरर की खैर जरूरत नहीं है, चलो वैसे बना ही देते हैं। ये आपका मिरर है, ठीक। मिरर के बाद आप यूं कह सकते हो कि बीच में आपका ये होगा फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो और ये हो गया इनफाइनाइट। तो इस रीजन में यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ठीक। इस रीजन में मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन 1 होगा और मैग्निफिकेशन की जो साइन होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। और यहां पे एकदम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होगी, मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा और मैग्निफिकेशन की साइन नेगेटिव होगी। और इस रीजन में, इसके बाद के रीजन में, इसके बाद कहां तक, फोकस तक, ठीक है। फोकस तक क्या होगा, फोकस तक आपका मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा ग्रेटर देन 1 होगा और इसकी साइन स्टिल नेगेटिव होगी, ठीक है। और एक्सट्रीम पॉइंट पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ 0 होती है और पॉजिटिव ना होगा, हाँ पॉजिटिव ना होगा। वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू यस सर। नहीं, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कैसे होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा ना। हाइट ऑफ इमेज आपका ऊपर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका नीचे है, तो एक डिस्टेंस, एक हाइट आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे, एक हाइट आप नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो कितना आएगा, नेगेटिव। आया समझ में? देखो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ये देखो मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो हम मान सकते हैं इमेज यहाँ बनी, बोलो मान सकते हैं, ऐसे ही मान लें। यस सर। तो अगर हम ये कहते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना होगा, 2, और इसे हम ऐसे मान सकते हैं कि भाई ये 1.5 होगा, बोलो। तो मैग्निफिकेशन निकालोगे कैसे, हाइट ऑफ इमेज 1.5, लेकिन इसे नेगेटिव लिखा जाएगा, उसका रीजन है कि ये एक्सेस से नीचे है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप कहोगे 2, लेकिन ये पॉजिटिव लिखा जाएगा क्योंकि ऊपर है। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, रेशियो तो नेगेटिव ही आएगा ना। आया समझ में? सर कर्वेचर और फोकस के बीच नहीं अब देखो तुम कर्वेचर और फोकस पे मत जाओ, तुम इतना बताओ, चलो मैं इसे राइट कर देता हूं, चलो अब सही है, कर्वेचर और फोकस के बीच, इस पे मत जाओ। अभी मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे, तो मैग्निफिकेशन में तो ऑब्जेक्ट उल्टा ही बनेगा ना, ठीक है। आया समझ में या नहीं? अच्छा अगर आप जो ऑब्जेक्ट फोकस पे हो गया ना तो इसका मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा ही, इनफाइनाइट के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड तो इनफाइनाइट होता है, साइन इसकी नेगेटिव होती है, साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव, ठीक है। तो टोटल ये केसेस हैं जो आपके अकर करते हैं, ठीक है। आया समझ में? यस सर। चलो एक लास्ट केस रह गया है, लास्ट केस को कवर करते हैं फिर क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट केस इज 6 केस है हमारा, 6 केस कॉन्वेक्स के केस में, कॉनकेव के केस में, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, तो लेट सपोज हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया इस तरह से फोकस और पोल के बीच में, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो आप लाइट को कैसे फॉल कराओगे, आप कहोगे भाई लाइट को ऐसे इस तरह से हम, एक लाइट तो हम पैरेलल ले सकते हैं, तो पैरेलल लेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से, एक ये हो गई। और दूसरा केस, एक हम ऐसी लाइट ले लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसा लगेगा, देखो मिरर को पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है लाइट, मिरर को पता चलना चाहिए। देखो एक लाइट हम ऐसी ले सकते हैं कि जो इस तरह से आ रही, इस तरह से ऐसे गई, लेकिन मिरर को क्या लगेगा, मिरर को लगेगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, ठीक है। सो आप देखोगे कि ये कभी भी मीट नहीं कर रहे हैं, ये कभी भी मीट नहीं कर रहे हैं, देखो आगे जाने पे कभी नहीं, इसे बल्कि पीछे बढ़ाना पड़ेगा मिलाने के लिए, तो आप जब पीछे एक्सटेंड करोगे इसे ना तो ये इस पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, और इस पॉइंट पे मीट करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, इमेज, ये आपकी क्या बन जाएगी, इमेज।
तो बिहाइंड द मिरर हो जाए मिरर आ बिहाइंड द जाएगा मिरर, तब। ठीक है, हाँ बिहाइंड द मिरर आता है। और इस केस में जो आपका मैग्निफिकेशन होता है लास्ट वाले केस में, पहला तो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव के साथ साथ लार्ज आता है, लार्ज यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू इसकी ग्रेटर देन 1 होगी, इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा, ठीक है। इमेज आपकी वर्चुअल, ये पहला केस है, मतलब कॉनकेव में एक ही केस है जिसमें आपका इमेज जो है वर्चुअल आता है। और इस केस का तुम यूज कहाँ कर सकते हो? पॉजिटिव होगा। आया समझ में? फोकस नेगेटिव सर, फोकस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नहीं, फोकस इसका नेगेटिव होगा, कॉनकेव है ना, फोकस नेगेटिव। तुम देखो फोकस मेजर करो, चलो फोकल लेंथ मेजर करो, तो लेकिन मेजर करने के लिए तुम मेजर करना स्टार्ट कहां से करोगे? पोल से। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोल से मेजर करना। अब मूव किस तरफ कर रहे हो तुम? लेफ्ट साइड। तो ओरिजिन का कॉन्सेप्ट बताओ। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन से जब इस तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस क्या लेते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव आता है, ठीक है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हो अब आप लोग? बोलो। सर 2 वर्ड है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, प्लीज हिंदी में थोड़ा। अच्छा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग यस और सर। डाइवर्जिंग को हिंदी में देखो, सच बताऊं तो मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा तो हूं, मैं खुद ही यूपी बोर्ड से हूं, ठीक है, लेकिन अब मुझे वो चीज भूल चुकी है, तो मैं बता देता हूँ सर उसका मतलब क्या है। मैं बता दूंगा। हाँ बताओ। कन्वर्जिंग को अभिसारी दर्पण और डाइवर्जिंग को अपसारी। हाँ, अभिसारी अपसारी, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अभिसारी अपसारी होता है। अपसारी मतलब फैला देना होता है ना, अभिसारी मतलब वो कन्वर्ज कर देना, मतलब यस देखो, सर। देखो ऐसे होता है, देखो तुम मतलब समझो, मतलब समझने की कोशिश करो। देखो, और मतलब ये है कि अगर तुमने लाइट को फॉल करा, अगर तुमने लाइट को फॉल किया इस तरह से, तो लाइट आपकी इस तरह से कन्वर्ज हो रही है। देखो एक ही पॉइंट पे मिक्स करके जा रही है ना, एक ही पॉइंट से होकर जा रही है, ठीक है। और इस केस को एज्यूम करो, इस वाले केस को देखो, यहां जब तुम लाइट फॉल कर रहे हो तो डाइवर्ज हो जा रही है इस तरह से। ये होता है अभिसारी और अपसारी, ठीक है। मैंने भी पढ़ रखा था पहले, लेकिन अब वो मुझे भूल चुका है, ठीक है, ठीक है। देखो ये लाइट कन्वर्ज हो जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे डाइवर्ज हो जा रही है, ठीक है। और कुछ पूछना है तो बताओ। सर अगर 2 प्लेन मिरर पैरेलल है तो उन दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री होगा, तो फिर एंगल 0 डिग्री। इमेज इनफाइनाइट क्यों नहीं बनेगा? उस पे फॉर्मूला नहीं लगाते, उस पे फॉर्मूला आप मत लगाइएगा, रुकिए मैं बताता हूँ, 1 सेकंड। उस पे हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है, बताता हूँ। उसमें आप फॉर्मूला नहीं, लॉजिक लगाओ। देखो अगर आप पैरेलल इमेज लेते हो, बिल्कुल देखो, पैरेलल इमेज लेना और एक की साइज छोटी एक की साइज बड़ी लेना, उसमें फर्क है। अगर आप डायरेक्टली पैरेलल इमेज ले लेते हो ना इस तरह से, पैरेलल प्लेन, ठीक है, सो 2 पैरेलल प्लेन के केस में सेम तरह से अगर आप इस तरह से रखते हो तो बिल्कुल आपकी इमेज इनफाइनाइट ही बनेगी, इनफाइनाइट ही इमेज बनेगी, लेकिन आप देखोगे सिर्फ 2। आ रहा है समझ में? सिर्फ 2 ही देख सकते हो। एक आपके इसके पीछे जस्ट बनेगी यहां, और एक इसके पीछे जस्ट बनेगी, बाकी सारी इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। तो आप इनफाइनाइट बनेगी, इनफाइनाइट, लेकिन आप देखोगे तो कहोगे सिर्फ 2 ही बन रही। आ रहा है समझ में? सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है? सबके साथ ये प्रॉब्लम है? सर दिख रहा है। नो सर, दिख रहा है। अलविया दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा है। इंटरनेट कनेक्शन का कोई इश्यू होगा, लेकिन बाकी सबको दिख रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। सो आप ही का ये क्वेश्चन था। यस सर। देखो इमेज होगी इनफाइनाइट, लेकिन सारी इमेजेस ओवरलैप कर जाएंगी, हमें सिर्फ 2 दिखाई देंगी। अगर परफेक्टली पैरेलल है तो थोड़ा सा भी अगर आपने एंगल पे किया तो ये इस टाइप की जो यहाँ पे जो इमेजेस है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और इस तरह से अलग अलग आ जाएंगे। तो आपने देखा भी होगा जो बार्बर की दुकान पे होते हैं, वो थोड़ा सा ये साइड की इमेज ऊपर होती चली जाती है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। किसी ने देखा है ये चीज? यस सर। तो ये ऊपर होती, तब वहां पे ओवरलैपिंग नहीं आती। आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो चलो ठीक है, और कुछ पूछना हो तो बताओ, वरना हम क्लास को ओवर कर दें अब।